वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो हम शुरू करते हैं बायोलॉजी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए अपन देखते हैं। पहला प्रश्न अपना आता है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, माइकोलॉजी एक अध्ययन का नाम है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, लाइकेन का। लाइकेन क्या होता है दोस्तों, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जो कि कवक और शैवाल के मध्य बनने वाला संबंध है। उसका नाम क्या है दोस्तों, लाइकेन। कवक और शैवाल का पहला प्यार क्या है, लाइकेन। ठीक है दोस्तों, तो माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, लाइकेन का। अपना अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कोबाल्ट धातु के बारे में पूछा है, कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो कोबाल्ट धातु पाई जाती है दोस्तों विटामिन B12 में। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं। रोग के बारे में बताना, प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं। तो दोस्तों, मेनली दो रोग के बारे में देखेंगे अपन। नंबर फर्स्ट आएगा क्वाशियोकर। एक रोग हो जाएगा दोस्तों क्वाशियोकर और सेकंड हो जाएगा मरासमस। प्रोटीन की कमी से होने वाले दो रोग हैं, क्वाशियोकर और मरासमस। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। दो प्रकार के विटामिन होते हैं, एक तो जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। दोस्तों, जो एडेक जो होता है, एडेक यानी विटामिन ए, डी, ई और के, वो होता है वसा में विलय। और जल में घुलनशील के बारे में पूछा तो विटामिन बी और सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी और सी। तो इसकी एक ट्रिक है दोस्तों, भैंस गई पानी में। भैंस गई पानी में यानी विटामिन बी और विटामिन सी जो कि पानी में घुलनशील विटामिन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपना लास्ट, इसमें ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है। तो अपना इसका आंसर आएगा नाइट्रेट की अधिकता से, NO3। नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग उत्पन्न हो जाता है, अधिकता से। अगले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपन। तो इसमें आ रहा संभावित प्रश्न के बारे में अपने को डिस्कस करनी। तो पहला आएगा इसमें, एपीकल्चर किससे संबंधित है। तो दोस्तों, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। मधुमक्खी के जो पालन किया जाता है वो एपीकल्चर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सेकंड आएगा इसमें, सेरीकल्चर क्या है। तो सेरीकल्चर एक रेशम कीट का जो पालन किया जाता है, रेशम का जो पालन किया जाता है वो सेरीकल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, अगला है सी, वेटिकल्चर किसके अंतर्गत आता है। वेटिकल्चर एक अंगूर की खेती से संबंधित है, अध्ययन है। तो वेटिकल्चर एक अंगूर की खेती जो की जाती है वो वेटिकल्चर के अंतर्गत आती है। अगला है वर्मिकल्चर। वर्मिकल्चर केचुआ से जो खाद बनाया जाता है और उसका जो पालन किया जाता है केचुआ का, वो आता है वर्मिकल्चर के अंतर्गत, केचुआ से खाद बनाना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो एक कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एटीपी, जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा यानी कि एनर्जी करेंसी अपन एटीपी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। संभावित प्रश्न से रिलेटेड कुछ डिस्कस करनी है। तो इटाई इटाई रोग क्या है। पहला क्लास में इटाई इटाई रोग तो किसकी वजह से होता है, ये होता है कैडमियम की वजह से। कैडमियम एक एलिमेंट है जिसकी अधिकता से, सीडी की अधिकता से इटाई इटाई रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है मिनी माता रोग जो होता है। मिनी माता छोटी माता, वो Hg यानी मरकरी जो है, या फिर पारा बोल सकते हैं इसको, मरकरी पारा, इसकी अधिकता से मिनी माता रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 9।
जो कि सर्वग्राही व सर्वदाता रक्त समूह कौन से हैं? सर्वग्राही इन यूनिवर्सल एक्सेप्टर इन रिसेप्टर और यूनिवर्सल डोनर। जो ब्लड ग्रुप है वो कौन से हैं? तो दोस्तों सर्वग्राही पूछा, रिसेप्टर की पूछा है, तो सर्वग्राही में आएगा ए बी। लेकिन सिर्फ ए बी कहने से काम नहीं चलेगा, इसमें अपने को पूरी तरह से मेंशन करना पड़ेगा ए बी कौन सा है, आरएच फैक्टर कौन सा मौजूद है या नहीं है। तो अगर आरएच फैक्टर से मौजूद हुआ है इसलिए इसमें ए बी प्लस वाला इसमें सर्वग्राही रक्त समूह होगा। ठीक है दोस्तों। और सर्वदाता की अगर बात करें अपन, सर्वदाता में यूनिवर्सल डोनर जो किसी को भी दे सकता है वो आएगा दोस्तों अपना ब्लड ग्रुप ओ। लेकिन सिर्फ इसमें भी ओ कहने से काम नहीं चलेगा, इसमें भी अपने को इसमें आरएच फैक्टर के बारे में अपने को मेंशन करना पड़ेगा। तो ओ माइनस जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। सर्वग्राही पूछे ए बी पॉजिटिव एंड सर्वदाता की अगर पूछे यूनिवर्सल डोनर की पूछे तो ओ नेगेटिव रक्त समूह होते हैं। ठीक है दोस्तों। मनुष्य, अगला क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? मनुष्य के जो रक्त का पीएच मान होता है वो पहले बात करते हैं, मनुष्य का जो रक्त होता है वो कौन सा एसिड होता है कि बेसिक होता है? तो मनुष्य का जो रक्त होता है वो बेसिक ही होता है, इसलिए इसका जो पीएच मान वैल्यू जो होगी वो 7.4 होगी। इसका मतलब ये बेसिक है, क्षारीय होता है मनुष्य का रक्त। ठीक है दोस्तों। तो इसका पीएच मान 7.4 के अप्रोक्स है, यानी कि लगभग इसके 7.4 के बराबर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? जो ब्लड होता है दोस्तों उसमें जो कैल्शियम की जो मात्रा होती है उसको कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? तो कैल्शियम के मात्रा को कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन होता है दोस्तों वो निकलता है अपने अंदर गले में एक थायराइड ग्लैंड पाई जाती है और उसके दोनों तरफ पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती हैं। और पैराथायराइड ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन होता है दोस्तों वो कौन सा होता है? कैल्सिटोसिन हार्मोन। कैल्सिटोसिन हार्मोन, कैल्सिटोसिन हार्मोन। ठीक है दोस्तों। कैल्सिटोसिन हार्मोन अपने ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करने में काम आता है। ये निकलता है पैराथायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन होता है। पैराथायराइड ग्लैंड जो अपनी गर्दन के अंदर होती है, दोनों तरफ साइड में होती है, उस ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन होता है दोस्तों कैल्सिटोसिन हार्मोन, जो कि कैल्शियम की मात्रा को अपने ब्लड के अंदर कंट्रोल करने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, सीरम किसे कहा जाता है? सीरम किसे कहा जाता है? ठीक है दोस्तों। तो सीरम एक ब्लड से रिलेटेड बात है कुछ। तो दोस्तों ब्लड जो होता है, सीरम क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो ब्लड जो होता है, ब्लड दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो प्लाज्मा और एक होता है कार्पसल्स यानी कणिकाएं। ठीक है दोस्तों। एक तो प्लाज्मा से मिलकर बना होता है कणिकाएं जो है, जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स ये कार्पसल्स के अंदर आती है, और एक होता है उसका लिक्विड पार्ट जो होता है वो होता है प्लाज्मा। ठीक है दोस्तों। तो प्लाज्मा लगभग ब्लड जो है 55% प्लाज्मा का बना होता है और 45% कार्पसल्स का बना होता है। यानी 100% ब्लड की अगर बात करें अपन तो 55% उसमें क्या होता है ब्लड में प्लाज्मा और 45% उसमें होते हैं कार्पसल्स। तो जो प्लाज्मा का जो भाग होता है, प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा से अगर फाइब्रिनोजन हटा दे, प्लाज्मा से अगर फाइब्रिनोजन को हटा दे अगर, तो वही क्या कहलाता है? सीरम। फाइब्रिनोजन क्या करता है? अपने ब्लड को क्लोटिंग होने से बचाता है दोस्तों, सॉरी ब्लड क्लोट कराने में मदद करता है। अगर अपने चोट लग जाती है तो वहां पर जो ब्लड निकलता ब्लीडिंग होती है उस पे जो कंट्रोलिंग करता है वो कौन करता है? फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन अगर प्लाज्मा से हटा देंगे तो जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? सीरम। और इसी का ब्लड जो टेस्टिंग होती है उसमें सीरम का टेस्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को हटाना ही क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपना, शाही रोग यानी रॉयल डिसीज किसे कहा जाता है? रॉयल डिसीज यानी कि शाही रोग किसे कहा जाता है? दोस्तों ये एक जेनेटिक रोग है। इसका रॉयल डिसीज नाम इसलिए पड़ा दोस्तों क्योंकि ये सबसे पहले विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, जो कि एक महारानी परिवार से थी, रॉयल परिवार से थी, इसलिए इस रोग का नाम क्या रख दिया? रॉयल डिसीज, जो कि शाही रोग भी है, क्योंकि शाही परिवार से बिलोंग करती थी महारानी विक्टोरिया, इसलिए इस रोग का नाम रख दिया शाही रोग। और इस रोग को किस नाम से जानते हैं? तो हीमोफीलिया। ठीक है दोस्तों। शाही रोग है, रॉयल डिसीज जो रोग है इसको हीमोफीलिया नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा अपना, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी जो है, रेड ब्लड कार्पसल्स जो है, इसका कब्रिस्तान यानी ये कहां खत्म होती हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा स्प्लीन, और इसको प्लीहा के नाम से जाना जाता है, प्लीहा। प्लीहा। और इसी को हम बोलते हैं दोस्तों तिल्ली।
तिल्ली, प्लीहा और स्प्लीन तीनों एक ही नाम है दोस्तों। आरबीसी कब्रिस्तान, स्प्लीन को कहा जाता है, स्प्लीन बोलो या तिल्ली बोलो, प्लीहा एक ही बात है, ठीक है दोस्तों। तो आरबीसी कहाँ खत्म होती है? स्प्लीन के अंदर होती है। ये अब पाई जाती है अपने इस स्टोमक के पास में पाई जाती है स्प्लीन, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो अपना बोलता है क्वेश्चन जी, अस्थि से अस्थि यानी बोन टू बोन के जोड़ को क्या कहा जाता है? अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहा जाता है दोस्तों? जहां बोन से बोन जुड़ती है उस स्थान को क्या कहा जाता है दोस्तों? वो बोलेंगे लिगामेंट। लिगामेंट। जहां अस्थि से अस्थि जुड़ती हैं उस स्थान को कहा जाता है लिगामेंट, और जहां अस्थि से उपास्थि जुड़ती हैं उसको बोलते हैं टेंडन, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा अपना, हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है? जो हृदय होता है उसका जो पेसमेकर होता है वो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऐसे नोड को। ऐसे नोड जो कि हृदय में पाए जाते हैं, ऐसे नोड पाए जाते हैं और एक एवी नोड पाया जाता है, जिसमें जो ऐसे नोड जो होता है दोस्तों साइनो ऑरिकुलर नोड, इसको फुल फॉर्म होता है दोस्तों साइनो ऑरिकुलर नोड। ठीक है दोस्तों, साइनो ऑरिकुलर नोड, ऐसे नोड का फुल फॉर्म होता है साइनो ऑरिकुलर नोड, जो कि हृदय का पेसमेकर कहा जाता है ऐसे नोड को, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इमारतों का जो कुष्ठ रोग है वो कहा जाता है एसिड रेन को। जो अम्ल वर्षा होती है दोस्तों, अम्ल वर्षा, उसे इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। देखा दोस्तों कि अभी जो ताजमहल जो है वो ताजमहल पहले प्योर व्हाइट हुआ करता था, संगमरमर के जो कलर का हुआ करता था, लेकिन आज कुछ आसपास जो फैक्ट्रियां लगी हुई है, फैक्ट्री की वजह से उसमें से कुछ रसायन ऊपर जा रहे हैं और वापस वर्षा के माध्यम से वापस उसी बिल्डिंग के ऊपर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से उसका कलर चेंज होने लगा, वो हल्का हल्का पीला होने लगा है ताजमहल। तो क्या है, एक तरह से इमारतों का कुष्ठ रोग की कैटेगरी में आता है दोस्तों। तो एसिड रेन जो है अम्ल वर्षा वो इमारतों का कुष्ठ रोग कराती है, जिसमें एसिड रेन में क्या कौन कौन से एसिड होते हैं? मेनली H2SO4 प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये एसिड रेन के अंतर्गत होते हैं, जो कि उस इमारतों को खराब करने में कार्य करते हैं, खराब करने का कार्य करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है अपना, मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? जो मानव रक्त जो है, जो ह्यूमन ब्लड जो है वो किस प्रकार का उत्तक है, टिश्यू है? तो उसका आंसर आएगा दोस्तों तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक यानी कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू एक प्रकार से मानव जो रक्त है वो एक तरल संयोजी उत्तक की बात कार्य करता है, इसलिए इसको किस प्रकार उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक, एक प्रकार के उत्तक ही टिश्यू है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है अपना, किस रोग में रक्त विमाणु प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है? रक्त विमाणु यानी कि प्लेटलेट्स जो होता है वो कमी हो जाती है, किस रोग में होती है दोस्तों? तो ये होती है डेंगू। डेंगू जो रोग होता है दोस्तों, इसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है दोस्तों। डेंगू जो रोग है उसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? जो कि टोटल डाइजेस्टिव जो जूस होता है वो किसे कहा जाता है? पूर्ण पाचक रस कहा जाता है दोस्तों अग्नाशयी रस को। अग्नाशयी जो रस है दोस्तों, उस रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो फिर मिलते हैं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।